नमस्कार, मेरा नाम गौरव अग्रवाल है। आप देख रहे हैं अड़ी, क्योंकि हमें है देश की पड़ी। गाजा जंग का आज 35वां दिन है और अब ऐसा लगता है कि जल्द ही हमास का संपूर्ण विनाश होने वाला है। आज आपके सामने हमास की सुरंग का वो खौफनाक सच होगा जो आज तक आपने नहीं देखा होगा। हमास की सुरंगों का खौफनाक सच आज टीवी9 भारतवर्ष पर। इसके अलावा आज वो सुपर 3 आ रहे हैं जो हमास के खात्मे का रोड मैप आपको बताएंगे। वो सुपर 3 जो इजराइल की ताकत आपको बताएंगे कि इजराइल की जीवटता इस युद्ध में और ताकत कितनी ज्यादा है। इजराइल क्यों अपने दुश्मनों को छोड़ता नहीं और क्यों इजराइल ने कहा है कि वो हमास के खात्मे से पहले शांत नहीं बैठेगा, आज ये तीनों बताएंगे। और आइए सबसे पहले कि मैं आज आपको कोई ग्राफिकल रिपोर्ट दिखाऊं, कोई विजुअल दिखाऊं, आपको सबसे पहले अपने सुपर 3 से मिलवाता हूं। देखिए, सबसे पहले मिलिए मोशे कांदलेकर से, जो इजरायली सेना के पूर्व बड़े अधिकारी हैं और इस वक्त जहां से ये ज्वाइन कर रहे हैं उनके ठीक पीछे आपको सिक्योरिटी के लोग भी दिखाई दे रहे हैं। ये जेनिन बॉर्डर है वेस्ट बैंक का, जहां पर बहुत ज्यादा इस वक्त जंग छिड़ी हुई है और देखिए उनके साथ वहां पर सिक्योरिटी में लगे हुए लोग भी हैं। मोशे के पास जाएंगे, लेकिन इसके बाद एक और बहुत बड़ा नाम हमारे साथ आज जैकलीन सोलोमन है, इजराइल के पीएमओ में अधिकारी हैं। जैकलीन भी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं, नेतन्याहू के ऑफिस में इंडियन डेस्क पर बैठती हैं और आज उनसे भी हम बात करेंगे। जैकलीन, आपका भी बहुत स्वागत है। मैं आपके पास आऊंगा और आपसे पूछूंगा कि नेतन्याहू क्या कर रहे हैं इस पूरी वॉर में और उनकी सरकार का क्या यहां पर पूरा जोर है। लेकिन एक और बहुत खास इस वक्त हमारे साथ मेहमान है। हमारे साथ अरनोन मसिल है, इजराइल की बॉर्डर पुलिस के पूर्व अधिकारी है और इस वक्त आप देख सकते हैं वो आ चुके हैं आपकी स्क्रीन पर। अरनोन, आपका भी बहुत स्वागत है। और बॉर्डर पुलिस का अभी जो जंग चल रही है उसमें बहुत बड़ा रोल है, तो मैं चाहूंगा कि आप उसके बारे में भी हमारे दर्शकों को जरूर बताओ और आपके साथ जो है आप उनसे भी हमें इंट्रोड्यूस जरूर करवाइएगा। लेकिन देखिए, ये सुपर 3 आज हमारे साथ आ चुके हैं और ये सुपर 3 आज आपको हमास के खात्मे का रोड मैप ही नहीं बल्कि हर वो चीज बताएंगे जो आज तक आपने किसी चैनल पर, कहीं किसी नेटवर्क पर नहीं देखा होगा। इजराइल से बैठकर इजराइल के सुपर 3। लेकिन उससे पहले हम इनके पास जाएं, ये जो आप देख रहे हैं हमास की सुरंगों का खौफनाक सच, आज ये भी आपके सामने होगा, इस पर भी इनसे बात करेंगे। आज 35वां दिन है, लगातार प्रचंड हमले हो रहे हैं दोनों तरफ से, लेकिन आज आपको जो 6 तस्वीरें हम दिखाने जा रहे हैं उससे युद्ध के पीछे की बड़ी वजह भी आपको समझ में आएगी। पहली तस्वीर देखिए, हमास ने गाजा में अस्पतालों के नीचे सुरंग बना रखी है, इसलिए पिन पॉइंट अटैक इजराइल की तरफ से हो रहे हैं। दूसरी तस्वीर देखिए, बच्चों के स्कूलों के नीचे सुरंग में आर्म्स फैक्ट्री है। जी हां, स्कूलों के नीचे आर्म्स फैक्ट्री है और वो है हमास की। ये 147 जैसे हथियार वहीं से आईडीएफ के हाथ लगे हैं। ये जो आप देख रहे हैं 147 147 हथियार वहीं से आईडीएफ के हाथ लगे हैं। वही आपको तीसरी तस्वीर में बच्चे के बेड के नीचे सुरंग का रास्ता दिखता है। बच्चे के बेड के नीचे एक घर में, एक रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्स में जब आईडीएफ घुसी तो वहां एक बच्चों का कमरा था, वहां बच्चों के बेड के नीचे हमास की सुरंग थी। हमास इसे कंट्रोल करता है। चौथी तस्वीर है अस्पताल और मस्जिदों जैसी सार्वजनिक इमारतों के नीचे हमास हेडक्वार्टर की, जहां से यह पूरा युद्ध कंट्रोल किया जा रहा है। पांचवी तस्वीर है हेल फायर मिसाइल से हुए हमले की, जिससे अल शिफा अस्पताल पर अटैक किया गया। और छठी तस्वीर है यमन के हुती विद्रोहियों के मिसाइल के फायर की, जब हुती विद्रोहियों ने यमन से इजराइल पर हमला बोला, लेकिन इजराइल की फौज ने उसे हवा में ही तबाह कर दिया। तो गाजा में ग्राउंड ऑपरेशन और इजराइल की बढ़ती आक्रामकता को लेकर हर किसी के मन में सवाल उठ रहे हैं, लेकिन इसके पीछे की वजह क्या है ये देखिए। इजरायली डिफेंसिव फोर्स ने आज एक एनिमेशन वीडियो पोस्ट किया और बताया कि कैसे हमास ने पाताल लोक में अपना ठिकाना बना रखा है। मस्जिद हो या अस्पताल हो, स्कूल हो या खेल का मैदान हो, स्विमिंग पूल हो या कोई भी वो जगह जहां पब्लिक सेंटर है, उसके नीचे हमास ने सुरंगें बना रखी हैं और वहीं से अपने लड़ाके और हथियार युद्ध में उतार रहा है। और हमास की इसी चाल को अब इजराइल की सेना खत्म करने पर तुली हुई है। आइए जरा आपको मैं टेबल पर लेकर चलता हूं और वहां 3D ग्राफिक्स के जरिए समझाता हूं कि कैसे ये पूरा काम किया जा रहा है। देखिए हमास की सुरंगों का खौफनाक सच तो हमने आपको दिखाया कि कैसे ये सुरंगें कहां से ऑपरेट हो रही हैं, लेकिन
अब आपको दिखाते हैं इन सुरंगों को तबाह करने के लिए इजराइल की सेना क्या कर रही है। इजराइल की सेना इन सुरंगों को तबाह करने के लिए क्या कर रही है, देखिए आपके सामने ये अल शिफा हॉस्पिटल, जहां पर आप देखिए दुनिया भर में इन दिनों गाजा के अल शिफा हॉस्पिटल की चर्चा सबसे ज्यादा है, जहां 28 अक्टूबर से 8 नवंबर तक 2 हमले हो चुके हैं और इन हमलों में 16 लोगों की मौत हो चुकी है। अल नस्र चिल्ड्रंस हॉस्पिटल पर भी एक हमला हो चुका है और इस हमले में 2 लोग मारे गए थे। अल रंतिसी हॉस्पिटल पर भी इजराइल की बमबारी हो चुकी है और इसमें 4 लोग मारे गए थे। इन अस्पतालों के अलावा ओसामा बिन जायद स्कूल पर भी अटैक हुआ था और इसमें 20 लोगों की मौत हुई थी। इसके अलावा अल फाखुरा स्कूल पर हुए हमले में 15 जानें गई थी। तो जिस हेल फायर मिसाइल से अल शिफा अस्पताल पर हमला किया गया वो कितनी खतरनाक है, आपको वो भी देखनी चाहिए। हेल फायर मिसाइल, और इसके लिए आइए आपको मैं फिर से एक बार उधर लेकर चलता हूं, वो हेल फायर मिसाइल कितनी खतरनाक है। देखिए हेल फायर मिसाइल जिसका यूक्रेन युद्ध में भी इस्तेमाल किया गया, इसको देखिए, इसका वजन जो है वो 50 किलो का है, 50 किलो वजन की है और इसकी लंबाई 64 इंच है। इसकी रफ्तार की बात करें तो 1601 किलोमीटर प्रति घंटा इसकी रफ्तार है। उड़ने के लिए इसका विंग स्पैन 13 इंच का है। इसकी खासियत से इसकी ताकत का अंदाजा लगाया जा सकता है। अब आपको वो मिसाइल किलर दिखाते हैं जिसके जरिए इजराइल ने हूती विद्रोहियों का हमला रोका। एरो 3 एक मिसाइल किलर है। पहले ये लॉन्ग रेंज मिसाइल को डिटेक्ट करता है, लेकिन फिर वॉरहेड को ट्रैक करता है और फिर उसे हवा में तबाह कर देता है। देखिए ये हेल फायर, एरो 3 ये सब हम दिखाएंगे, आगे पूरी जानकारी देंगे, लेकिन सबसे पहले जो हमारे सुपर 3 हमारे साथ जुड़ चुके हैं सीधे उनके पास चलते हैं। प्रधानमंत्री नेतन्याहू के दफ्तर से हमें ज्वाइन कर रही है जैकलीन। और जैकलीन, सबसे पहले आपके पास आता हूं। जैकलीन, हमास की खौफनाक सुरंगों का सच हम दिखा रहे हैं। कैसे बच्चों के बेड के नीचे हमास की सुरंगों के दरवाजे खुलते हैं। आप हमें वहां से ज्वाइन कर रही हैं, आप बताइए आपके पास इसको लेकर क्या इंफॉर्मेशन है। हेलो फ्रॉम इजराइल, शलोम फ्रॉम इजराइल टू एवरीवन। मुझे पहली बात तो बहुत खुशी हो रही है कि आपके जरिए पूरे दुनिया को ये सच्चाई नजर आ रही है कि हमास जैसे बता रहे हैं कि उनके यहाँ सिर्फ बच्चों और औरतों की मौतें हो रही हैं और कैसे उनको इजराइल ट्रीट कर रहे हैं और बॉम्बिंग हो रहे हैं, इसके सिर्फ यही बता रहे हैं। लेकिन आज हम देख रहे हैं कि सच्चाई दुनिया को नजर आ रही है कि उन्होंने जो सुरंगें बनाई है, जो उन्हें ह्यूमन शील्ड बना के रखा हुआ है। हमें तो यह जानकारी पहले से थी, लेकिन वहां पर जाने के लिए हमारे पास कोई एग्जैक्ट कोई रीजन नहीं था। अभी जो उन्होंने हमारे ऊपर खुद से वॉर छेड़ी है, यही हमारा एक रीजन होगा वहां पर जाके ये सब उनका पूरी तरह से बंद करने का। बहुत से हमारे जो सुरंगें आप देख रही हैं बहुत से किलोमीटर लंबी बनाई गई है, जो इजराइल के कम्युनिटीज में आके उनके डाइनिंग हॉल में, उनके लिविंग रूम में आके दरवाजे खुलते हैं। तो ये बहुत ही खौफनाक बात है। इसके बावजूद जो उन्होंने किया हमारे साथ 7 अक्टूबर को, वो हम कोई भी भूल नहीं सकते। पूरी दुनिया को ये याद रहना चाहिए कि 7 अक्टूबर पे जो हमारा हमला हुआ, यही रीजन है जो हम वहां पर जाके आज जो कर रहे हैं। ठीक है, और अभी भी मुझे लगता है ये कोई भी इजरायली इस हमले को भूल नहीं सकता, जो बात आप कह रही हैं। और बिल्कुल, और शायद सभी इजरायली यही कह रहे हैं कि हमें इस हमले का न्याय चाहिए। और इसीलिए देखिए, मुझे मोशे कांदलेकर, इजराइल की सेना में 31 साल काम कर चुके इस वक्त पूर्व सैन्य अधिकारी जो इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं, वो दिख रहे हैं। और जहां तक मैं देख पा रहा हूं मोशे सर, इस वक्त आपके साथ वहां पर कुछ सैनिक भी दिखाई दे रहे हैं। कहां है आप इस वक्त, बताइए, और क्या है आपकी लोकेशन? एक्चुअली हम लोग मैं आपको बता चुका हूं, मैं रहता हूं जीनीन के बॉर्डर पर। तो जीनीन की बॉर्डर मेरे घर से लगभग 150 मीटर यहीं से दूर है। इसी के लिए हमको यहाँ पे सिक्योरिटी रखनी पड़ती है। तो हम लोग जो यहाँ पे जो रहते हैं एज ए वॉलंटियर, हम लोग हमारे विलेज की सिक्योरिटी पे ध्यान रखते हैं। उसके अंदर मेरी पोती है, फिर काफी सोल्जर लोग हैं। मीन्स यहाँ पे जो रहते हैं वो ऑल आर वॉलंटियर्स। हमको आर्मी तरफ हमको गन देती है, सब कुछ देती है, तो हम यहाँ रहते हैं बस। तो अब जीनीन के बारे में जो आप जानना चाहते हो तो मैं बता सकता हूँ आपको। जीनीन एक्चुअली हमारे से 150 मीटर ही लंबा है यहाँ से। एक्चुअली अभी तो बॉर्डर बंद है, यहाँ से जाने के लिए जीनीन का जो रास्ता यहीं से निकलता है। तो क्या हमें आसपास अगर कोई सिक्योरिटी कंसर्न ना हो, अगर ये दिखाने लायक हो, तो क्या आप हमें आसपास दिखा सकते हैं सिक्योरिटी कैसी है वहां पर?
एक्चुअली सिक्योरिटी मैं आपको बता सकता हूँ मेरे विलेज हाँ। की। अब ये बॉर्डर जो है यहाँ से 150 मीटर दूर है, जो यहाँ पे जो गेट है अंदर जाने का, बॉर्डर का गेट, वहां तो मैं नहीं जा सकता क्यों, वहां पे सिक्योरिटी एकदम कड़क है, नॉट अलाउड टू रीच देयर। मैं यहीं पे बता सकता हूँ, हम लोग यहाँ पे बैठे हुए देखो, हम फैंस है हमारे आजू बाजू में। और एक्चुअली जो जिनीन के आदमी है, जिनीन में दैट इज नॉट सेम लाइक आजा, यू नो। आजा की बात अलग है, गाजा की बात, ये जिनीन की बात अलग है। बिकॉज जिनीन जो है दैट इज पैलेस्टाइन, और उसका जो लीडर है वो है अपना क्या उसका नाम, अबू माज़िन। ओके। अच्छा, अबू माज़िन को ये पैलेस्टाइन का जो लीडर के लिए उसको बनाया था 2002 में। तो जब उन लोगों को हमने बहुत हेल्प की थी, उसको हमने पुलिस की ट्रेनिंग भी दी थी उनके आदमियों को, उनको हमने गन भी दी थी, सो ही कैन टेक प्रोटेक्ट हिज सिविलियन। लेकिन बाद में क्या हुआ, डे बाय डे वहां पे ये जिहाद पैदा हो गए। जिहाद, जो मुस्लिम जो गए थे उनके ग्रुप, जस्ट लाइक एन आजा नो, जैसा हमास पैदा हो गया, तो इनके अंदर अब ये लोग पैदा हो गए। मैं जनीन की खबर अभी और दिखाऊंगा मोशे सर, और फिर आपके पास आता हूं और फिर आपसे बात करूंगा। और आपके पीछे जो लोग हैं आप उनसे भी अगर बात कर सके हिब्रू में और हमें बताएं तो वो भी बड़ा अच्छा होगा कि वो लोग क्या कहते हैं। लेकिन पहली बार इंडियन टेलीविजन पर आप देख सकते हैं इजराइल की सेना के पूर्व अधिकारी, इजराइल के पीएमओ की अधिकारी और इजराइल के बॉर्डर पुलिस के पूर्व अधिकारी भी इस वक्त हमारे साथ हैं। अदनान भी इस वक्त हमारे साथ हैं। अदनान, आप इजराइल बॉर्डर पुलिस में काम कर चुके हैं और जहां तक मुझे जानकारी दी जा रही है कि आप वहां पर इजराइल की बॉर्डर पुलिस के साथ अभी वॉलंटियर के तौर पर भी काम कर रहे हैं। इजराइल की बॉर्डर पुलिस इस वक्त जब युद्ध हो रहा है वो क्या कर रही है इस वक्त? नमस्कार। आई एम सिटिंग विद माय वाइफ। अभी जो जब ये अटैक हुआ तभी पहला जिसको जो फ्रंट लाइन पे थे वो इजरायली बॉर्डर पुलिस ही थे। अच्छा। दे वर द फर्स्ट वन हु हैड द हिट। जो 7th को अटैक हुआ वो लोग को पहला हुआ, और वो लोग को सबसे फर्स्ट में मोस्टली जो डैमेज हुआ वो लोग के पास हुआ। ओके। अभी लाइक इन एलात में भी दो बॉर्डर है, इजिप्ट बॉर्डर है, जॉर्डन बॉर्डर है, वेयर आई स्टे। इट इज फार अवे, इट्स मे बी 300 किलोमीटर्स फ्रॉम गाजा। लेकिन इधर भी दो बॉर्डर है, और दो बॉर्डर 2 से 3 किलोमीटर लंबे है हमारे घर से। सो नहीं तो अभी जब वॉर चल रहा है तो पुलिस वहां पर क्या करती है? पुलिस तो सब जगह, इट्स कंप्लीटली लाइक राउंड अप एंड चेकिंग एवरीथिंग। ऑल द रोड्स आर बीइंग चेक्ड। जो भी रोड से सिटीज के लिए एंट्री एग्जिट्स, एवरीथिंग इज बीइंग चेक्ड। एंड बॉर्डर पुलिस इज ऑन द बॉर्डर सेविंग द बॉर्डर्स इटसेल्फ। अच्छा, क्या अभी भी कोई हमास के लड़ाके इजराइल में हो सकते हैं? इस बात की कोई आशंका है? इट्स पॉसिबल, इट्स वेरी वेरी पॉसिबल। लेकिन ये टाइम तो जब आर्मी घुसी है तो पूरे, जब तक ये हमास को डिस्ट्रॉय नहीं करेगी तब तक बाहर नहीं आएगी। अच्छा, जब तक हमास का खात्मा नहीं होगा तब तक बाहर नहीं आएगी आर्मी। लेकिन आप कह रहे हैं कि यह संभव है कि वहां पर इजराइल में अभी भी हमास के लड़ाके हों। मैंने तो यहां तक सुना अरनॉन कि जो वो टनल्स हैं, सुरंगें हैं जो गाजा में है, वो कुछ सुरंगें इजराइल तक निकलती हैं। तो आप लोग उनकी भी खोज भी, उनको भी सर्च कर रहे हैं क्या? That's the thing, वो लोग का टनल्स है, वो टनल्स इन सिटी, इजरायली इन सिटीज में भी निकले हैं, और जो पकड़े हुए और तोड़े हुए भी है। अच्छा। सेम सिचुएशन साउथ में भी। ओके। नॉर्थ, सॉरी, बट इट्स पॉसिबल, इट्स वेरी पॉसिबल, बट इट्स वेरी लो काइंड ऑफ थिंग व्हिच कैन हैपन राइट नाउ। ओके, ठीक है। अदनान, आप मेरे साथ रहिए। अदनान, आप मेरे साथ रहिए। देखिए, मेरे साथ जैकलीन है जो कि इजराइल के प्राइम मिनिस्टर नेतन्याहू के ऑफिस में काम करती है। मेरे साथ यहाँ पर मोशे कांदलेकर हैं जो 31 साल इजराइल की सेना में काम कर चुके हैं, और मेरे साथ अदनान है जो इजराइल बॉर्डर पुलिस के अधिकारी रह चुके हैं। लेकिन ये जो तस्वीरें हैं ना, ये भी आपको साथ साथ मैं दिखाता रहूंगा और आपको अपनी रिपोर्ट भी बताता रहूंगा कि क्या कुछ इस वक्त हो रहा है इजराइल में। ये तस्वीर देखिए आप, ये तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूं कैसे इजराइल लगातार अपना ऑपरेशन, ग्राउंड ऑपरेशन आगे बढ़ा रहा है। और ये आपको एक तस्वीर दिखाता हूं मैं, खान यूनिस में एक मस्जिद पर अटैक की तस्वीर है। ये देखिए, कुछ इस तरह से वो मस्जिद जिन पर इजराइल को शक है कि वो हमास के ठिकाने हो सकते हैं, उनको कुछ इस तरह से उड़ा रहा है इजराइल। ये इजराइल के खान यूनिस में एक मस्जिद पर अटैक की तस्वीर है जो हम आपको दिखा रहे हैं।
तस्वीर मैं दिखाता हूं। इंडोनेशिया अस्पताल के पास कैसे हमला कर रहा है इजराइल, अब उसकी तस्वीर देखिए। ये तस्वीर कैसे कल रात की, जहां पर इंडोनेशिया हॉस्पिटल के पास इजराइल ने अटैक किया है कुछ इस तरह से। इजराइल लगातार इंडोनेशिया अस्पताल के आसपास अटैक कर रहा है और ये इंडोनेशिया के अस्पताल के पास इजराइल के अटैक की तस्वीर है। एक और तस्वीर, 3 अस्पतालों के पास हमला हुआ है। 3 अस्पतालों के पास गाजा में हमला किया गया है। ये तस्वीरें आ रही हैं और ये अस्पतालों पे जो हमला हो रहा है, गाजा या कह सकते हैं आप फिलिस्तीनी जो कह रहे हैं कि लगातार इजराइल हम पे कहर ढा रहा है और हम पे वो इस जगह हमला कर रहा है जहां पे अस्पताल है, जहां स्कूल है, जहां पे मस्जिद है। एक और तस्वीर देखिए, गाजा में रंतीसी हॉस्पिटल के भीतर मिलिट्री टैंक पहुंचा है और यहां पर शक है कि हमास के लड़ाके छिपे हुए थे, इसलिए यहां पर गाजा में इजराइल की सेना मिलिट्री टैंक लेकर पहुंच गई। ये गाजा में रंतीसी हॉस्पिटल के भीतर मिलिट्री टैंक के पहुंचने की तस्वीर देखिए। आपको वो मिलिट्री टैंक का वो जो नली है जहां से वो गोला निकलता है, वो आपको दिखाई दे रहा होगा इस विजुअल में। और आइए अब आपको वो मिसाइल किलर दिखाते हैं जिसके जरिए इजराइल ने हूती विद्रोहियों का हमला रोका। एरो 3 एक मिसाइल किलर है। पहले ये लॉन्ग रेंज मिसाइल को डिटेक्ट करता है और फिर वॉर हेड को ट्रैक करता है और फिर उसे हवा में ही तबाह कर देता है। इसकी रेंज 2400 किलोमीटर है और ये बैलिस्टिक मिसाइल तक को हवा में ही तबाह कर देता है। ये है एरो 3 सिस्टम जो इस वक्त आप देख रहे हैं। इजराइल ने एरो 3 के साथ एक घातक मोर्टार तैनात किया है जिसका नाम है आयरन स्टिंग जीपीएस गाइडेड और लेजर गाइडेड मोर्टार। ये आप जो देख रहे हैं ये है जिसकी रेंज 2400 किलोमीटर है और इसीलिए हूती विद्रोही जो 2000 किलोमीटर दूर से मिसाइल दागते हैं उनको भी डिटेक्ट करके यहां पर कुछ इस तरह से एरो 3 आसमान में ही तबाह कर देता है। ये एरो 3 मिसाइल किलर आप देख रहे हैं। लेकिन मैं एक सवाल यहां पर जैकलिन आपसे लेकर आऊंगा। जैकलिन, अभी मैंने 3 तस्वीरें दिखाई हैं, मैं ये दिखा रहा हूं कि कैसे क्या चीज इस्तेमाल हो रही है, क्या यहां पर इजराइल के पास हथियार है, कैसे वो अपना डिफेंस कर रहा है। लेकिन इजराइल के ऊपर जो सबसे बड़ा आरोप लग रहा है वो ये कि वो अस्पतालों पर बमबारी कर रहा है, वो स्कूलों पर बमबारी कर रहा है, वो ऐसी जगह बमबारी कर रहा है जहां आम लोग हैं और आम लोग मारे जा रहे हैं। क्योंकि आप सीधे नेतन्याहू के ऑफिस में काम करती हैं, आपका क्या कहना है इस पर? मैं वापस वहीं पर जाना चाहूंगी जो आपने पहले मुझे सवाल पूछा था सुरंगों के बारे में। हाँ। तो उनकी सुरंगें जहां पर हैं, जैसे कि आपने बोला जो इजराइल के घर में वो खुलती है, उनके दरवाजे खुलते हैं। किलोमीटर 400-500 किलोमीटर लंबी उन्होंने जो सुरंगें बनाई। तो जो अस्पताल में हमने प्रूफ्स दिए हैं, हम यहाँ पर बहुत सी मीडिया में, सोशल मीडिया में आप देख सकते हो कि बहुत सी वीडियोस है जहाँ दिखते हैं कि उन्होंने स्कूल के बाजू में उनके एम्यूनेशंस रखे हैं। अस्पताल शिफा हॉस्पिटल के नीचे उनका सब सामान है। बाय द वे, जो अस्पताल पे जो उन्होंने किया था, जो पहली बार 2-3 हफ्ते पहले जब शिफा हॉस्पिटल पर जो हमला हुआ था, वो तो बैकफायर उन्हीं के मिसाइल का हुआ था। और ये भी हमने प्रूव किया है वो कहाँ से मिसाइल निकली थी, कहाँ पर गिरी थी, और एक पार्किंग शिफा हॉस्पिटल के पार्किंग एरिया में गिरी थी। और कुछ ही मिनटों बाद उन्होंने कहा था कि उनके 500 लोग मारे गए थे। ये गिनती कब और कैसे हो सकती है? कुछ ही मिनटों में कैसे पता चल सकता है कि 500 लोग मारे गए थे? और बाद में जो फोटोज आए वो थे एक रॉकेट गिरने के, जहां पर सभी आग हुई थी। जब हम बमबारी करते हैं तब एक बड़ा होल हो जाता है और बहुत सा धुआं निकलता है। ये बहुत ही अलग किस्म का था और वो उसके भी फोटोज आए। दूसरी बात जो आप पूछ रहे हैं क्यों अस्पताल और स्कूलों में, फैक्ट्स हैं कि स्कूल्स और हॉस्पिटल्स में के बाजू में लोग सब एम्यूनेशन रखते हैं, लोगों को अपने ह्यूमन शील्ड्स बना के रखते हैं और पहले उनका सामना करते हैं। अभी मैंने देखा था अभी के चैनल पे उन्होंने कैसी गोलीबारी अपने लोगों पर की थी जो नॉर्थ से साउथ जाना चाहते हैं। मैं ये भी कहना चाहूंगी इजराइल की आर्मी वहां पर जाकर लोगों को पहले तो 24 घंटे में खाली की थी। अभी जब परिस्थिति बहुत ही गंभीर हो गई है, अब इजराइल की आर्मी वहां पर जाकर देखती है कि वो वहां से निकले, उनको सराउंड करके रहती है, उन्हें जाने देती है अपने एरिया से, और फिर उसके बाद में वो पूरे एरिया का बॉम्बिंग करती है जहां पर लोग
जो भी जा सकते हैं वो जा सकते हैं, ठीक है। और इसलिए इजराइल की आर्मी वहां पर नहीं, है, लेकिन क्योंकि ये जो आप कह रही हैं इस पर उनका भी एक तर्क है, मैं उस पर आऊंगा, लेकिन मैं कुछ और तस्वीरें दिखाता हूं। आपसे बहुत अहम बातें करनी है। अभी मुझे आपसे बात करना है कि अगर यहां पर इजराइल के ऊपर कुछ और देश हमला करते हैं तो क्या इजराइल उसके लिए तैयार है, क्या पीएम नेतन्याहू उसके लिए तैयार है? लेकिन कुछ तस्वीरें दिखाता हूं। हेब्रोन में लड़ाकों के घर पर हमला किया गया है। लड़ाकों के मतलब हमास के लड़ाकों के घर पर कैसे हमला किया गया, ये उसकी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। हेब्रोन में हुआ ये हमला, जहां पर हमास लड़ाकों के घर पर पहुंच गई इजराइल की सेना, और उसने कैसे वहां पर उनके घर पर धावा बोल दिया, उनके घर को कैसे तबाह कर दिया, यह उसकी तस्वीर है। आइए आपको एक और तस्वीर दिखाता हूं मैं। इजरायली सेना की वर्दी में हमास लड़ाकों का हमला। अब हमास लड़ाकों ने एक नया तरीका ढूंढा है। वो इजरायल सेना की वर्दी में हमास लड़ाकों के ऊपर, हमास लड़ाके इजरायल सेना की वर्दी में आ रहे हैं और वो फायर कर रहे हैं वहां पर आम लोगों पर। ये इजरायली सेना की वर्दी में हमास लड़ाकों ने हमला किया। प्रोपेगेंडा क्या होगा कि इजरायल की सेना वहां आम लोगों को निशाना बना रही है। من عرفات ربطوه انزل برا السيارة انزل برا السيارة الارض और स्कूल में छिपा हमास का हथियार गोदाम भी अब आपको दिखाते हैं। ये एक स्कूल में हमास का हथियार गोदाम मिला है। स्कूल में किस तरह से हमास ने अपने हथियार छिपा कर रखे हैं, ये उसकी तस्वीरें हैं। यानी जो बात लगातार कही जा रही है कि ह्यूमन शील्ड बनाकर यहां पर बैठा हुआ है हमास आम लोगों को, बच्चों को, उसका एक और एग्जाम्पल आपके सामने। כמות של אמל"ח, של תחמושות. תהיה כאן במחסן של רקטות ופצמ"רים. और फिलिस्तीनी राष्ट्रपति का एक बड़ा बयान आया है, वो बयान आपको सुनाता हूं मैं। फिलिस्तीनी राष्ट्रपति ने बड़ा बयान दिया है। गाजा पर कंट्रोल के लिए हम तैयार हैं, ये कहा है महमूद अब्बास ने। गाजा के राजनीतिक समाधान को हम तैयार हैं, यानी वो कह रहे हैं कि हम गाजा पर शासन करने को तैयार हैं। हमास को क्या यह मंजूर होगा? हमास क्या यह मानेगा? अमेरिकी राष्ट्रपति भी इस तरह का सुझाव दे चुके हैं कि यहां पर गाजा के लोगों पर फिलिस्तीन को शासन करना चाहिए। गाजा पर कंट्रोल के लिए मैं एक छोटा सा सवाल जैकलिन आपसे लूंगा। क्या वाकई आप नेतन्याहू प्रशासन का यह मकसद है कि गाजा के ऊपर शासन ना किया जाए? और महमूद अब्बास अगर जो कह रहे हैं कि फिलिस्तीन पे हम शासन करने को तैयार हैं, तो आप लोगों ने इसका कोई रोड मैप बनाया है? रोड मैप तो मैं अभी नहीं बोल सकती यहाँ पर जो बनाया गया है, लेकिन पर्सनली मैं अपने पर्सनल ओपिनियन देना चाहूंगी यहाँ पर। इजराइल इज नो मोर इंटरेस्टेड इन गाजा। जो भी होगा उन्होंने अपने खुद को अभी संभाला चाहिए। जैसे हमने उनको दे दिया था 2005 में, जो करना है वहां पर करिए। उन्होंने जाके हमास को इलेक्ट किया, वहां पर हमास ने जो बनाया, इंस्टेड ऑफ लुकिंग फॉर द सिविलियंस, उनके लिए कुछ अच्छा करने के बजाय उन्होंने सिर्फ टनल्स बनाए। तो अभी अगर वहां से आपने हमास को इरेडिकेट कर दिया, हमास खत्म हो गया, तो गाजा के लोगों को कौन देखेगा? उन पर किसकी सरकार काम करेगी उनके लिए? शायद टाइम आ चुका है जो अब खुद के लिए अपने लिए सोचे। मोहम्मद अब्बास वहां पर जा सकते हैं, और देयर कुड बी अ पॉसिबिलिटी, अगेन दिस इज मेरा पर्सनल ओपिनियन है। मैं गवर्नमेंट ऑफिस की तरफ से नहीं बोल सकती फॉर माय ओन रीजंस, लेकिन पर्सनली उन्होंने अभी अपना खुद का सोचना चाहिए और दे हैव टू टेक अ स्टैंड फॉर देमसेल्व्स। ये मेरा ओपिनियन। ठीक है, मैं एक बार फिर से यहां पर जाना चाहूंगा। मोशे कांदलेकर मेरे साथ जुड़े हुए। मोशे सर, आपका एक्सपीरियंस क्या कहता है? हमास को आज हमास के साथ लड़ाई के 35 दिन हो चुके हैं। आईडीएफ को और कितना टाइम लगेगा हमास का खात्मा करने में? अब देखो कितना टाइम लगेगा वो हम कह नहीं सकते, बिकॉज द सिचुएशन इज लाइक दैट कि देखो अब गाजा में वॉर चल रही है, बोल नहीं सकते अभी और एक मिनट आगे शायद लेबनान के साथ वॉर शुरू हो सकती है। सो वी कैन नॉट से, हम कुछ बोल नहीं सकते। वी आर रेडी 24 आवर्स फॉर द वॉर। ओके, दैट इज द सिचुएशन, वी कैन नॉट से एनीथिंग। आप तैयार हैं? आप तैयार हैं अगर लेबनान से या इधर दूसरा कोई देश हमला करता है तो तैयार हैं आप? अरे हम तैयार है 7 अक्टूबर से। क्यों? द सिचुएशन ऐसी है कि जो नॉर्थ वाले जो रहने वाले जो आदमी लोग है, जो फैमिलीज है, वो लोग जगह छोड़ के चले गए हुए हैं, तो उनको हम वापस ले जाने के लिए हमको वहां का उनका सिक्योरिटी करना पड़ेगा।
इसी के लिए हमारे सब सोल्जर वहां तैयार है। और एक्चुअली फॉर योर नॉलेज या इंफॉर्मेशन, जो हम आजा में जो कर रहे हैं, हमारा जो एयरफोर्स कर रहा है, दैट इज नॉट 20% भी नहीं चल रहा है। सो वी आर वेरी फ्री। Our Air Force is using only 20% of their power. Okay. For your knowledge, okay? So we are not worried about that. Our Air Force is very strong. They will do their job. No problem about that. और ये दूसरी बात जो आपने इनको पूछा, ये गाजा में सब समझो वॉर खत्म हो जाने के बाद ये कौन कंट्रोल करेगा? तो अभी बिफोर हाफ एन आवर न्यूज में आया हुआ है, मेरे पास न्यूज डायरेक्टली आता है, जो ये जो है ना अबू माज़िन जो खेब्रोन में है, he is ready to take the महमूद control अब्बास on जो वहाँ Gaza. फिलिस्तीन के राष्ट्रपति हैं। महमूद अब्बास अभी उसने बोला है he is ready to take that place. वो हमने ब्रेक किया अभी, हमने वो ब्रेक किया, लेकिन लेकिन इजराइल actually- रेडी है? इजराइल इसके लिए रेडी होगा? नहीं, मेरे को नहीं लगता रेडी होगा। क्यों? हमको इसका एक्सपीरियंस है। उसको जो खेब्रोन में दिया था और उसको हमने हेल्प की थी, उनको पुलिस वाले को हम लोगों ने गन दिए थे संभालने के लिए, बट वो कर नहीं पाया और उसका पावर उतर गया। इसी के लिए यहाँ से जीनीन से ये टेररिस्ट लोग हमारे गांव में आते हैं नॉर्थ में और टेररिज्म करते हैं। इसी के लिए हम ये तो यहाँ भी बड़ा पे अभी बैठे complicated हो हुए हैं। जाएगा। वो चाहते हैं गाजा का शासन लेना, आप कह रहे हैं इजराइल रेडी नहीं होगा, तो गाजा के लोगों को कौन देखेगा? मैं आऊंगा इस पर, लेकिन हमास कमांडर सिनवर पर नेतन्याहू ने बहुत बड़ा बयान दिया है। सिनवर की लोकेशन का पता चल गया है, ये कहा है इजराइल के पीएम नेतन्याहू ने। जल्द ही सिनवर तक पहुंचेंगे, ये कहा है नेतन्याहू ने। सिनवर जो कि मास्टरमाइंड कहा जाता है 7 अक्टूबर के हमले का, सिनवर जो कि हमास का टॉप लीडर है, उसकी लोकेशन लगातार इजराइल की सेना ढूंढ रही थी। और अभी अभी सबसे जो टॉप लीडरशिप है इजराइल की, प्रधानमंत्री नेतन्याहू, उन्होंने कहा है कि सिनवर की लोकेशन का पता चल गया है। लेकिन आइए आपको जरा कुछ और जानकारी देता हूं मैं। यहां पर इजराइल के मुताबिक शरणार्थी शिविरों का हमास ढाल की तरह इस्तेमाल कर रहा है। इन शिविरों में हमास ने रॉकेट लॉन्च पैड भी बना रखे थे। ऐसे में आईडीएफ ने इन कैंपों को निशाना बनाया है। गाजा के इन शिविरों में पहला नाम है जबालिया कैंप का, जिसे इजराइल ने खाली करने का आदेश दिया था। ये ठीक मेरे सामने आप देख सकते हैं, उसी जबालिया कैंप की जानकारी मैं आपको दे रहा हूं। इस आदेश से पहले ही संयुक्त राष्ट्र के मुताबिक 1,16,000 लोग रजिस्टर्ड थे। इस कैंप पर 31 अक्टूबर और 1 नवंबर को हमला हुआ। हमला इतना भीषण था कि यहां 40 फीट चौड़ा गड्ढा बन गया। ये देख सकते हैं आप, 1 नवंबर और 31 अक्टूबर 195 लोग मारे गए। दूसरा है बुरैज कैंप, यहां 2 नवंबर को हमला हुआ था। इस कैंप में 47,000 लोग रजिस्टर्ड थे। तीसरा है शती कैंप, यहां 5 नवंबर को हमला हुआ। इस कैंप में करीब 91,000 लोग रजिस्टर्ड थे। और चौथा है मगाजी कैंप, यहां 3 नवंबर और 4 नवंबर को हमला हुआ, जिसमें 47 लोग मारे गए। यहां 33,000 से ज्यादा लोग यहां पर रजिस्टर्ड थे, जो इस वक्त आप देख पा रहे हैं। लेकिन गाजा पट्टी के साथ साथ वेस्ट बैंक में भी इजरायली सेना का ऑपरेशन जारी है। जेनिन, जहां से इस वक्त 200 मीटर दूर केवल खड़े हैं मोशे कांदलेकर, वहां एक रेफ्यूजी कैंप में ऐसे ही एक ऑपरेशन के बारे में खबर है कि 14 लोग वहां पर मारे गए। रेफ्यूजी कैंप पर मिलिट्री रेड हुई। इजराइल का ऑपरेशन जेनिन, जिसके बारे में हम आपको जानकारी दे रहे हैं। आईडीएफ के मुताबिक वेस्ट बैंक में आतंकी अड्डों को जमींदोज करने के लिए उसने बड़ी कार्रवाई की है। इजरायली सेना के टारगेट पर जेनिन रेफ्यूजी कैंप था, जहां संयुक्त राष्ट्र के मुताबिक करीब 25,000 लोग रहते हैं। इस दौरान स्थानीय लोगों से इजराइल की सेना की झड़प भी हुई। फिलिस्तीनी स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक इस झड़प में 14 लोगों की मौत हो गई। वैसे 7 अक्टूबर से अब तक वेस्ट बैंक में इजराइल के ऑपरेशन में 183 लोगों की जान जा चुकी है, जबकि 2400 से ज्यादा लोग जख्मी हो चुके हैं। इसी बीच देखिए बेथलेहम से तस्वीर आ रही है, जहां मुठभेड़ हुई है। ये तस्वीर आपके सामने हम लेकर आ रहे हैं बेथलेहम से, जहां पर मुठभेड़ हुई है इजराइल की सेना की वहां फिलिस्तीनियों से। ये तस्वीरें आपके सामने, ये बेथलेहम में मुठभेड़ की तस्वीर। समुद्र तट पर हमास के रॉकेट लॉन्चर नष्ट करने के भी तस्वीरें आप देखिए। ये बहुत बड़ी तस्वीर है। ये अपने आप में सबसे अलग तस्वीर है जो इस वक्त आप देख रहे हैं। समुद्र के किनारे कितनी बड़ी तैयारी की थी हमास ने, आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं। दुनिया को देखना चाहिए इन तस्वीरों को गौर से, कैसे समुद्र तट के किनारे बहुत बड़ी तैयारी की थी हमास ने।
ये आप देख सकते हैं। आप हमास की सोच और हमास की मिलिट्री कैपेबिलिटी को देखिए, कैसे उसने अभी 7 अक्टूबर से भी बड़े हमले की तैयारी कर रखी थी। ये उसकी सबूत है। ये तस्वीरें किस तरह से समुद्र तट पर हमास के रॉकेट लॉन्चर नष्ट करने की तस्वीर है, जहां पर आप देखिए हमास की कितनी बड़ी तैयारी थी। जैसे 7 अक्टूबर को जमीन पर हमला हुआ, हो सकता था उससे बड़ा या उसी के तरह का कोई अटैक समुद्र से भी करना चाह रहा था हमास। ये उसकी तस्वीरें आपके सामने। एक और तस्वीर दिखाता हूं। इजराइल के वॉच टावर पर हिजबुल्लाह के अटैक देखिए, और ये तस्वीरें लगातार आ रही हैं। इस पर बात करेंगे जरा हम अरनौन से, क्योंकि इजराइल के वॉच टावर को निशाना क्यों बना रहा है हिजबुल्लाह? हिजबुल्लाह की इसके पीछे कोई रणनीति है? हिजबुल्लाह की कोई सोच है इसके पीछे? हिजबुल्लाह क्या चाहता है? वॉच टावर ही क्यों? आखिरकार वॉच टावर को ही निशाना क्यों बनाता हुआ हिजबुल्लाह? लेकिन इजराइल पर रॉकेट मिसाइल हमला रोकने वाली मशीन अब देखिए, यह है वो एरो 3 मशीन जो इजराइल पर रॉकेट और मिसाइल हमला रोकती है। ये वो मशीन है। आप देखिए ये मशीन हम लगातार आपको दिखाते रहें, चाहे वो एरो 3 हो या आयरन डोम हो, ये वो डिफेंस है, ये वो कवच है जो इजराइल पर आने वाले खतरों को आसमान में ही मार गिराते हैं और रोकते हैं। लेकिन शिन बेट के हमले में घिरे हमास लड़ाके देखिए। शिन बेट जो कि स्पेशल यूनिट है इजराइल की फोर्स की, वो कैसे हमास के लड़ाकों को लगातार ठिकाने लगा रही है। उसके हमले में कैसे हमास के लड़ाके घिरे हैं, ये आप देखिए। और कितना प्रिसाइज्ड अटैक है, कितना प्रिसिशन वाला अटैक है ये, जहां पर जिस भी बिल्डिंग को टारगेट करना है उसी बिल्डिंग पर वो अटैक होता है और वही बिल्डिंग गिरती है। अरनौन, मैंने जैसा कहा ये हिजबुल्लाह वाली जो विजुअल थी मैंने वो जो दिखाई, उस पर मैं पूछना चाहता हूं, आखिर उसके पीछे क्या रणनीति हो सकती है हिजबुल्लाह की? लगातार विजुअल्स आ रहे हैं जहां हिजबुल्लाह इजराइल के वॉच टावर्स को, सर्विलांस सिस्टम को टारगेट कर रहा है। क्योंकि हिजबुल्लाह और हमास की जो मेंटेलिटी है, दे वांट टू किल सिविलियंस। ओके, they don't want to harm the army, they want to kill civilians. The watchtower से वो देखते हैं किधर सिविलियन है, किधर सिविलियन पीपल है, चिल्ड्रंस, बसेस, स्कूल्स। जो कल एलात में हुआ, that was also a situation, you know, there was a attack in Elat which landed in a school. A drone landed in a school. जो ड्रोन अटैक हुआ एलात में, वो स्कूल में हुआ। That is the thing. They want to know किधर सिविलियन है, सिविलियन पे अटैक करेंगे। इजरायली आर्मी को we don't fire automatic, we fire one to one. Wanted to finish this, we could finish it in 2 days, but we don't want to damage civilians. And the Hamas and Jihad, they don't care, they want to damage and kill every person who is in Israel. Okay. जो आपने वीडियो दिखाया 2 मिनट पहले, जो हमास वाला इजरायली यूनिफॉर्म पहन के घुस रहा था, जो आदमी को पकड़ा हुआ था, वो जो आदमी पकड़ा हुआ था वो भी अरबिक था। ओके, They didn't care if he was a Jewish. ओके, They cared that he was a Israeli. ओके। तो वीडियो में जो बात हुई है वो पूरा वीडियो मैंने सुना है हिब्रू में, अरबिक में, और मुझे अरबिक है ओके, 90%। ओके। तो उस वीडियो में क्या कह रहा था वो? वो पूछ रहा था उसको, भेरी जो बसेस है, जो आर्मी का बेस है, वो किधर है, मुझे वो बताओ। ओके, वो तुम पूरा वीडियो देखेगा तो बाद में उसने देखो, उसको बोला तुम मुझे पेन दो, कलम, ओके, पेन दो, पेपर दो, और मुझे ड्राइंग करके बताओ किधर है वो बस बेस, जो आर्मी बेस है, उधर मेरे को जाके शूट आउट। वो हमास का लड़ाका जो आर्मी की आर्मी की ड्रेस में था, इजराइल की आर्मी की ड्रेस में, वो वहां लोगों से पूछ रहा था कि मुझे आर्मी के बेस का एड्रेस बताओ। राइट। ओके, पेन दो मुझे, मुझे पेन पे लिख के पेन बताओ। दो, तुमको समझ रहा नहीं तो मेरे को ड्राइंग करके बताओ। ये जो वीडियो आप बता रहे हैं अभी उसमें, ओके, अगर ये वीडियो पूरा देखेंगे, आगे देखो उसने पेन लिया है और गाड़ी के ऊपर रख के साइन ये जो वीडियो चल रहा है उसको ड्राइंग वाले के, राइट, इस पे यही वीडियो जरा बताइए आप, और जरा ये जो सीक्वेंस के साथ बताते रहिए क्या हो रहा है यहाँ पर। बोलिए, आप बोलते रहिए जो भी सुन रहे हैं। जैसे ये जो मैंने पूरा वीडियो देखा उसमें मैंने सुना, वो आदमी को उधर से निकाला, उसको पूछ रहे हैं, उसको गाली दे रहे हैं, वो बोल रहा है कि वो अरबिक है, तो भी वो बोल रहा है नो प्रॉब्लम, तू खंजीर यानी पिग है, और मुझे बताओ ये बेस का एड्रेस किधर है, मुझे बेस का एड्रेस बताओ। तो उसको समझ रहा नहीं है, तो मेरे को बोला
वो उसको बोला तुम पेन और पेपर लेके ड्राइंग करके बताओ मेरे को ये बेस किधर है आर्मी का, ओके। मेरे को ये बेस में जाने का अटैक करने के बताइए, लिए। अब इतनी ज्यादा डिटेलिंग आपको कहीं मिलेगी? यहाँ पर अरबिक समझने वाले, हिब्रू समझने वाले पुलिस के पूर्व अधिकारी आपको बता रहे हैं कि क्या कुछ चल रहा है। लेकिन आइए अब आपको युद्ध का गणित बताते हैं। गाजा की जंग में अब तक फिलिस्तीन के 10,995 लोगों की मौत हो चुकी है। 4,456 बच्चे इसमें शामिल हैं। गाजा में आधे से ज्यादा 2,22,000 घरों को नुकसान पहुंचा है। 40,000 से ज्यादा घर पूरी तरह से जमींदोज हो चुके हैं। गाजा के 278 स्कूल और कॉलेजों को नुकसान पहुंचा है। अब तक गाजा के 270 स्वास्थ्य केंद्र हमले के शिकार हुए हैं, तो 57 एम्बुलेंस भी हमले में तबाह हो चुकी हैं। 7 अक्टूबर के बाद से अब तक 69 मस्जिद और चर्च को नुकसान पहुंचा है। यह जंग संयुक्त राष्ट्र के लिए भी सबसे नुकसानदेह साबित हुई है। गाजा में अब तक यूएन के 92 लोगों की जान जा चुकी है। लेकिन ये देखिए, इतना ही नहीं है, नंबर्स उसमें भी है जहां इकोनॉमिक्स आती है, नंबर्स वहां भी है जहां पर इस युद्ध की वजह से अर्थव्यवस्था को कितना नुकसान पहुंच रहा है। इजराइल पानी की तरह पैसा बहा रहा है इस युद्ध में, और फिलिस्तीन की अर्थव्यवस्था गड्ढे में जा रही है। फिलिस्तीन में बहुत ज्यादा नुकसान हो चुका है और सालों लग जाएंगे कि वो इस नुकसान से ऊपर आ सके। आइए इसका अंगणित दिखाते हैं आपको। बैंक ऑफ इजराइल की एक रिपोर्ट के मुताबिक युद्ध की वजह से हर हफ्ते $600 मिलियन यानी करीब 5,000 करोड़ रुपए का इजराइल को नुकसान हो रहा है। इस तरह से देखें तो युद्ध के 4 हफ्ते बाद इजराइल को 20,000 करोड़ रुपए का नुकसान हो चुका है। सबसे ज्यादा तबाही तो फिलिस्तीन में मची है, जहां युद्ध के 1 महीने बाद गरीबी 20% बढ़ चुकी है, तो जीडीपी में 4.2% की गिरावट आई है। अगर युद्ध दूसरे महीने के अंत तक चलता रहा तो फिलिस्तीन की $20.4 बिलियन यानी करीब 1,70,000 करोड़ रुपए की अर्थव्यवस्था 8.4% यानी 14,165 करोड़ रुपए गिर जाएगी। यह है अर्थव्यवस्था पर युद्ध का बॉम्ब। लेकिन फिर भी हमने आपको यहां तस्वीर दिखाने की कोशिश की, हमास की सुरंगों का खौफनाक सच दिखाया, और वो सुपर 3 जो बैठे आज टीवी 9 पर इजराइल से और बताया उन्होंने आपको कि क्या कुछ इस वॉर में चल रहा है। जैकलीन, मोशे और अदनॉन, आप तीनों का बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। आपसे आगे भी बात करते रहेंगे। एक छोटा सा ब्रेक हम ले रहे हैं, लेकिन खबरें लगातार जारी रहेंगी टीवी 9 भारतवर्ष पर। थैंक यू।